हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, हम पर्वत निर्माण संबंधी सिद्धांत पढ़ रहे थे और इसमें हम जेफरीज, कोबर, आर्थर होम्स, डेली इन सब के सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी कड़ी में जो सिद्धांत लेने जा रहे हैं वो सिद्धांत हमारा सबसे आधुनिकतम और सबसे ज्यादा विश्वसनीय सिद्धांत है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये सिद्धांत पर्वत निर्माण संबंधी सबसे ज्यादा नवीनतम और सबसे ज्यादा विश्वास किए जाने वाला सिद्धांत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को सिद्ध करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। तो देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है इसके बारे में मैं पहले भी आपको एक वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, इस सिद्धांत को हमने कब पढ़ा था? जब हमने महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, तब उस टॉपिक में मैं इसको कवर कर चुका हूं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि कैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है उसका विकास हुआ, कितनी तरीके की हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और उन टेक्टोनिक प्लेट्स में किस किस प्रकार की मूवमेंट होती है, तो वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में ऊपर भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसकी डिटेल देख सकते हैं। आज हम जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर चर्चा करेंगे वो सिर्फ इस संदर्भ में करेंगे कि इससे हम पर्वत निर्माण को किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इस संदर्भ में ही सीमित रहेगा। ठीक है, तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि पर्वत निर्माण इससे कैसे साबित होता है। ठीक है, अब देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको बताऊं क्या था। देखिए, पहले जब मैंने आपको जेफरीज, कोबर ये सब जो बताया, इसमें देखा कि शुरुआत में जितने भी भूगोलवेत्ता थे वो पृथ्वी के संकुचन में विश्वास कर रहे थे। ठीक है, और वो संकुचनवादी धारणा के अनुसार मान करके और ये चल रहे थे कि पृथ्वी के संकुचित होने से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए, एब्बी टेलर, आर्थर होम्स, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर, ये सब जो थे ये कंटिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्टिंग में विश्वास करते थे। महाद्वीपों के प्रवाह और महाद्वीपों के विस्थापन में विश्वास करने लग गए थे। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर, एब्बी टेलर ये क्या दे चुके थे? महाद्वीपों के विस्थापन के ऊपर सिद्धांत दे चुके थे। फिर जब आर्थर होम्स थे, आर्थर होम्स ने भी संवहन तरंग सिद्धांत दिया, और संवहन तरंग सिद्धांत जो उन्होंने दिया उस थर्मल कन्वेक्शन जो करंट थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें भी महाद्वीपों के गतिमान होने की धारणा में विश्वास किया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या था, 1960 में 1960 में हैरी हेस ने अपना सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या दिया? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ओशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो हमारे जो सागर है उसकी जो तली है वो क्या है? गतिमान है। ठीक है, चलायमान है, और वहां पर क्या है? जहां पर मध्य महासागरीय कटक है वहां पर दोनों ओर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है। इसकी वजह से नीचे से लावा आ रहा है, लावा आकर के नई भूपर्पटी का निर्माण कर रहा है, और जो पुरानी भूपर्पटी है वो पुरानी भूपर्पटी महाद्वीपों के नीचे जाकर के सागरीय भूपर्पटी, ठीक है, तो सागरीय यानी कि ओशियनिक जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट्स के नीचे जाकर के ट्रेंच में जाकर के छेपित हो रही है और वहां जाकर के विनाश हो रही है। ठीक है, यानी इनका कहना था कि जो महासागरीय प्रॉपर्टी है वो नई है और वो कंटिन्यू रिन्यू होती रहती है। पुरानी जो है वो कटक, जैसे ये कटक है, ठीक है, ये कटक है, तो इस कटक के दोनों ओर पुरानी सरकती जाती है, यहां से लावा आता है और नई यहां पे बनती जाती है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो हैरी हेस ने 1960 में जब ये सिद्धांत दिया तो इससे और ज्यादा साबित हुआ कि कुछ तो जो महाद्वीपों में जो चलायमान जो स्थिति है वो जरूर उत्पन्न हो रही होगी। इसके बाद इसी दौर में इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी पैलियोमैग्नेटिज्म का अध्ययन किया था, पुरा चुंबकत्व का। ठीक है, और पुरा चुंबकत्व के साथ साथ इन्होंने क्या बताया था? पुरा चुंबकत्व के साथ साथ इन्होंने जो है ना इसकी जो ओशियनिक जो ये जो मिड ओशियनिक रिज जो है, इस रिज की मैग्नेटिज्म का भी इन्होंने अध्ययन किया था।
ठीक है। इसके बाद देखिए कई भूगोलवेत्ताओं ने पूरा चुंबकत्व पर अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया कि ये महाद्वीप जो है वो स्थिर नहीं है और गतिमान रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सिद्धांत चाहे वो आर्थर होम्स का हो, एफ.बी. टेलर का हो, अल्फ्रेड वेगनर का हो, ठीक है, इसके अलावा हैरी हेस का हो, ये सारे सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, आपको वहां पे इनका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बट आज हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कैसे अस्तित्व में आई, कैसे इस पे धीरे धीरे विश्वास होने लगा और ये सिद्धांत जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, बहुत फेमस थ्योरी हो गई। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो मैंने बताया 1960 का जो दौर था, उस दौर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो अस्तित्व में आने लगी। ठीक है, 1960 में। अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेट क्या होती है और टेक्टोनिक्स क्या होती है। देखिए प्लेट क्या होती है। प्लेट जो है वो हमारे पृथ्वी पर जो बाह्य दृढ़ भूखंड होते हैं, ठीक है, सॉलिड जो लैंडमास होता है उसको हम प्लेट कहते हैं। ठीक है, और इस प्लेट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिथोस्फेयर जो होता है ना हमारा, इसका मतलब होता है स्थल मंडल। तो ये सिर्फ स्थल मंडल का जो है हमारा उसका भाग होती है ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं। और ये स्थल खंड जो है वो कैसे होते हैं, दृढ़ भूखंड होते हैं, कठोर भूखंड होते हैं। ठीक है, सॉलिड लैंडमास होते हैं। और टेक्टोनिक की अगर हम बात करें कि टेक्टोनिक क्या होता है, तो टेक्टोनिक यानी विवर्तनिकी से मतलब होता है कि इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण, इनकी गति के कारण, हलचल के कारण जब पर्वत, पठार या संरचनात्मक मैदान की उत्पत्ति होती है, या भूकंप या ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, भूगर्भिक हलचल उत्पन्न होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, विवर्तनिकी। ठीक है, तो प्लेट तो क्या है, दृढ़ भूखंड है। ठीक है, स्थल मंडल का भाग है, और इनमें जो गति संचलन होता है, जिससे जो और ज्यादा हमें मूवमेंट, संचलन की वजह से जो भूगर्भिक क्रियाएं दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाता है, विवर्तनिकी। क्लियर है, तो ये हो गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट वर्ड किसने दिया था, देखो यहां आप ये देख लो, स्थल मंडल, तो आपको मैंने पृथ्वी की जो आंतरिक भाग बताया था, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम देखते हैं तो उसमें हमने क्या देखा था कि आंतरिक संरचना को, जब पृथ्वी की हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो आंतरिक संरचना में हम क्या देखते हैं, आंतरिक संरचना में ऊपर ऊपर हमारी क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या है, यहां से हमारी आ जाती है मेंटल। तो जो मेंटल का सबसे ऊपरी कठोर भाग है वो और क्रस्ट, ये दोनों मिलकर के, ये अपर मेंटल और क्रस्ट जो है ये मिलके क्या बनाती है, हमारे लिथोस्फेयर। और ये लिथोस्फेयर की कितना होता है, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इससे नीचे जब जाते हैं हम तो लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक यहां पे क्या पाया जाता है, दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फेयर। और ये भी क्या है, एस्थेनोस्फेयर। ये एस्थेनोस्फेयर जो है, दुर्बलता मंडल, ये भी अपर मेंटल का ही पार्ट है, अपर मेंटल है ये। ठीक है, और ये पाया जाता है लगभग 200 किलोमीटर तक। और ये कैसा होता है, सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, सेमी लिक्विड होता है। और इससे नीचे हम जाएंगे तो ये फिर हो जाएगा मेंटल, हो जाएगा अपर मेंटल आ जाएगा 700 किलोमीटर तक, अपर मेंटल 700 किलोमीटर तक, लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर तक, और फिर नीचे आ जाएगा कोर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिथोस्फेरिक प्लेट मानते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर ये पूरा कवर में आता है, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है, 100 किलोमीटर तक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जो प्लेट वर्ड है, ये जो प्लेट वर्ड है, ठीक है, इसको दिया गया था जॉन टूजो विल्सन द्वारा। जॉन टूजो विल्सन ने दिया था। ये एक कनाडियन थे, कनाडियन जियोफिजिसिस्ट थे। ये जियोफिजिसिस्ट थे कनाडियन, और इन्होंने 1965 में जो है वो प्लेट वर्ड दिया था। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू टाइप बन सकता है। ठीक है, कि प्लेट वर्ड किसने यूज में लिया था, जॉन टूजो विल्सन ने 1965 में।
ठीक है। इसके बाद जॉन टूजर विल्सन के बाद 1967 में दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे मैकेंजी एंड दूसरे थे पार्कर। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इनका सिद्धांत था ए पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या थी? पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस दी थी इन्होंने। ठीक है, इस पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस में इन्होंने जिस तरह हैरी हेस ने अपना सागर नितल प्रश्न बताया था, वैसे ही विचार इन्होंने बताए थे कि सागरीय जो तली है उसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है? रिन्यूअल हो रहा है उसका, वो कंटिन्यू नई नवनिर्मित होती जा रही है और पुरानी जो है उसका क्षय ट्रेंच में जाके महाद्वीपों के नीचे की ओर हो रहा है। ये इन्होंने बताया था मैकेंजी और पार्कर ने। तो इनकी हाइपोथेसिस थी ए पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद 1968 में मॉर्गन थे, मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने 1968 में इस सिद्धांत को, जो प्लेट टेक्टोनिक जो हमारी थ्योरी है उसकी रूपरेखा जो थी, इसकी आउटलाइन जो थी वो इन्होंने बनाई। ठीक है, तो इसकी रूपरेखा किसने बताई? तो यहां आपको एक एमसीक्यू याद रखना है कि मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आउटलाइन बनाई जो थी वो किसने बनाई थी? मॉर्गन ने। जबकि मैकेंजी और पार्कर जो थे इन्होंने दी थी पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। इन्होंने भी इसमें टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड ही विचार दिए थे और सागर नितल प्रश्न को बताया था, और मॉर्गन ने इसकी एक पूरी हाइपोथेसिस दी। ठीक है, एक पूरी सिद्धांत के रूप में किसने दिया? मॉर्गन ने इसकी रूपरेखा बनाई। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कई भूगोलवेत्ताओं ने, जब ये बहुत फेमस हो गई कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, फिर कई भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया? अलग अलग मैप बनाए और उस मैप में पृथ्वी के ऊपर जितनी मेजर और माइनर प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं उन टेक्टोनिक प्लेट्स को दिखाया। देखिए, इसमें एक थे ले पिशोन थे। ले पिशोन ने क्या किया? इन्होंने 6 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा। ठीक है, पूरी पृथ्वी को इन्होंने 6 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा था ले पिशोन ने। ठीक है, इसके अलावा इनके बाद आए थे A.N. स्ट्रालर एंड A.H. स्ट्रालर। ये दो स्ट्रालर बंधु थे। A.N. स्ट्रालर और A.H. स्ट्रालर ने पूरा एक मैप तैयार किया पृथ्वी का, और मैप तैयार करके इन्होंने 12 टेक्टोनिक प्लेट्स बताई। ठीक है, इन्होंने पूरा एक मैप तैयार किया स्ट्रालर ने, A.N. स्ट्रालर और A.H. स्ट्रालर ने, इन्होंने 12 टेक्टोनिक प्लेट्स बताई। तो इस तरह से धीरे धीरे जाकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय थ्योरी बन गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की ये तो बेसिक बातें थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या क्या था। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कितने तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। देखो, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ओशियनिक हो सकती हैं, कॉन्टिनेंटल हो सकती हैं, और ओशियनिक कॉन्टिनेंटल दोनों हो सकती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी हो सकती हैं? कोई टेक्टोनिक प्लेट्स हो सकती है सिर्फ ओशियन हो। ठीक है, जैसे प्रशांत प्लेट है। प्रशांत प्लेट एकमात्र और कंप्लीटली ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, जिसपे सिर्फ प्रशांत महासागर है। कुछ प्लेट्स हो सकती हैं जो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों हो, जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट मान लो, इसमें अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक का भाग भी आ जाएगा। दक्षिण अमेरिकन प्लेट मान लो, इसमें दक्षिण अटलांटिक का भाग भी आता है। तो ओशियनिक भी है और कॉन्टिनेंटल भी है। ठीक है, तो इस तरह से प्लेट्स ओशियनिक भी हो सकती हैं, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, और कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो होता है प्लेट्स का टाइप। अब प्लेट्स में संचलन कितने प्रकार का होता है? हम कह रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, चलती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, तो उसमें संचलन कितने तरीके का होता है, गतियां कितनी तरीके की होती हैं, ये देखते हैं हम। देखिए, पहली गति कैसी होगी? ठीक है, पहली होगी अभिसारी गति। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम अभिसारी संचलन। और अभिसारी संचलन जो होगा इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट मूवमेंट। अभिसारी संचलन यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट होगी।
और इसके साथ जो सीमा बनेगी, जो बाउंड्री बनेगी, वो कैसी सीमा बनेगी? इसके साथ बनेगी अभिसारी संचलन या अभिसारी सीमा बनेगी। ठीक है, बाउंड्री। इसमें क्या होगा अभिसारी संचलन में? अभिसारी संचलन में दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगी। ठीक है, अभिसारी मूवमेंट का मतलब है एक दूसरे के पास आना। जब एक दूसरे के पास आएंगे अभिसारी संचलन की वजह से, बीच में जो अवसाद जमा हो रखा है, महासागरीय भाग का जो अवसाद जमा हो रखा है, भूषण में जो अवसाद जमा हो रखा है, उसमें वलन पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई अभिसारी संचलन। दूसरा होता है अपसारी संचलन। अपसारी संचलन या अपसारी सीमा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंट मूवमेंट या डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जेंट मूवमेंट या डाइवर्जेंट बाउंड्री। अपसारी संचलन। अपसारी संचलन में क्या होगा? दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? ये कहां दिखाई देता है हमको? ये हमें दिखाई देता है मध्य महासागरीय कटक जैसे बनी हुई है। जैसे हम ले लें मध्य अटलांटिक कटक, तो मध्य अटलांटिक कटक में क्या हो रहा है? इधर तो है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, और इधर क्या है? यूरोपियन प्लेट है, यूरेशियन कह सकते हैं, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, नीचे क्या है? साउथ अमेरिकन है, और इससे नीचे क्या है? अफ्रीकन है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। इस वजह से क्या होगा? बीच का जो मैग्मा है, जो लावा है, लावा बाहर निकलेगा, और लावा के बाहर निकलने से क्या होगा? नई भूपर्पट्टी का निर्माण होगा। ऊपर आके वो ठंडा होगा, नई भूपर्पट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, जैसा सागर नितल प्रश्न में बता रखा था। तो ये होगी अपसारी सीमा। और तीसरी जो सीमा आती है वो कैसी आती है? वो आती है रूपांतरण संचलन या रूपांतरण सीमा। ठीक है, रूपांतरण संचलन भी कह सकते हैं इसको, या रूपांतरण सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस रूपांतरण सीमा में क्या होगा? इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में क्या होगा? देखिए, रूपांतरण संचलन में ना तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, ना ही एक दूसरे के पास आएंगी, बल्कि वो क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से आगे पीछे सरक जाएंगी। ठीक है, ना तो दूर जाएंगी ना पास आएंगी, बल्कि ऐसे एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से सरक जाएंगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रूपांतरण संचलन या ट्रांसफॉर्म फोल्ड। ठीक है, जैसा सैन एंड्रियास भ्रंश जो है वहां ऐसा ही रूपांतरण संचलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन प्रकार के तो होते हैं इनमें संचलन। तीन तो संचलन के टाइप हो गए। अब इन तीन संचलन की वजह से, देखिए, तीन संचलन की वजह से हम देखें कि अब यहां पर सीमा हमने पढ़ ली। अब इनके सीमांत कैसे होते हैं, इनके किनारे कैसे होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के? तो टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारे भी तीन होते हैं। अब आप पूछेंगे किनारे, सीमांत और सीमा में क्या डिफरेंस है? देखिए, सीमा तो क्या होती है? सीमा दो टेक्टोनिक प्लेट्स के मध्य एक, जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट है एक, और एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, तो इनके मध्य में एक संचलन मंडल है पूरा सीमा। ठीक है, जिसमें इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है। तो सीमा एक संचलन क्षेत्र होता है जिसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, बट जो सीमांत होता है वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स का किनारा या आखिरी भाग होता है। ठीक है, इसको सीमांत बोलते हैं, यानी मार्जिन जो है वो तो प्लेट्स जो होती हैं उनका किनारा होता है, आखिरी भाग होता है। ठीक है, जबकि सीमा एक संचलन मंडल होती है। ठीक है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। तो अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो अब मार्जिन्स कितने प्रकार के होंगे? ठीक है, तो पहला जो मार्जिन आता है वो आता है रचनात्मक या रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है, रचनात्मक प्लेट किनारा या सीमांत। ठीक है, रचनात्मक प्लेट सीमांत, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से क्या मतलब है? देखिए, जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है इसमें क्या होगा कि दो प्लेट जो हैं वो अपसारी सीमा के सहारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में
गति करती हैं। ठीक है, यहां पे कौन सी होगी, अपसारी सीमा होगी। और अपसारी सीमा के साथ साथ दो टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, ये अपसारी सीमा है, और इस अपसारी सीमा के साथ दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, और यहाँ से लावा निकल रहा है, और लावा निकल करके यहाँ पे क्या होगा, नई भूपर्पटी, नई स्थलमंडल का निर्माण होगा। इसीलिए इसको रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। ठीक है, यहां पर टेक्टोनिक प्लेट जो है उसके सीमांत भाग हैं, उसमें नई क्या बन रही है, नई भूपर्पटी बन रही है, नए सीमांत का निर्माण हो रहा है। तो इसको तो बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा। क्लियर है। जबकि जो दूसरी हमारा जो टाइप है वो है हमारा विध्वंसात्मक या विनाशात्मक सीमांत। अब विनाशात्मक सीमांत का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का क्या मतलब है, देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अभिसारी गति होगी। कौन सी होगी, अभिसारी संचलन, ये वाला होगा। ठीक है, और इस अभिसारी संचलन के कारण दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के पास आएंगी, एक दूसरे की ओर चलेंगी, और इसकी वजह से इनका जो ये सीमांत भाग है, ये किनारे वाला भाग है, ये अभिसारी सीमा के साथ आकर के टूटेगा। ठीक है, ये तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर ये ओशियनिक और कॉन्टिनेंट, ये तो मान लीजिए कॉन्टिनेंटल टक्कर है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक कोई भी जो है इसका डेंसिटी घनत्व अधिक है, भारी है टेक्टोनिक प्लेट, और दूसरी हल्की है। ठीक है, इसकी डेंसिटी मान लीजिए कम है। ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी अधिक है, तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे क्या हो जाएगी, छेपित हो जाएगी, छेपन हो जाएगा। ये डेंसिटी जो है इसकी ये हाई है, इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, तो ये अधिक घनत्व वाली जो है वो कम घनत्व वाली यानी हल्की जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके नीचे छेपन हो जाएगा और नीचे जाके पिघल के टूट जाएगी। ठीक है, यानी अल्टीमेटली यहां पर विनाश हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनके मार्जिन्स का, इसलिए इसको विनाशात्मक सीमांत कहते हैं। ठीक है, तो यहां सीमांत टूट रहा है विनाशात्मक में, जबकि रचनात्मक में सीमांत बन रहा है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट सीमांत और इसको विनाशात्मक सीमांत कहते हैं। अच्छा, तीसरा टाइप और होता है। तीसरा जो टाइप है उसको मैं यहां दिखा देता हूं। तो जो तीसरा टाइप होता है, जो थर्ड टाइप है, उसको बोलते हैं संरक्षी प्लेट सीमांत। संरक्षी प्लेट सीमांत का मतलब कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन का मतलब होता है कि यहां पर ना तो सीमांत टूटता है, ठीक है, यहां प्लेट टेक्टोनिक जो हो रही है उसमें ना तो सीमांत टूटता है और ना ही बनता है, ना तो रचना होती है ना ही विनाश होता है, बल्कि यहां पर प्लेट मार्जिन जैसे हैं वैसे के वैसे बने रह जाते हैं, क्योंकि यहां पर रूपांतरण संचलन होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप से सरकती हैं, ना तो वो एक दूसरे के पास आती हैं ना ही एक दूसरे के दूर जाती हैं। इस वजह से यहां पर मार्जिन जो हैं उनमें कोई ना टूट फूट होती है ना ही रचना होती है। इन्हें कहते हैं संरक्षी प्लेट सीमांत। ठीक है, इसको बोलते हैं संरक्षी प्लेट सीमांत। अब देखिए, ये तीन तो होते हैं संचलन, अभिसारी संचलन, अपसारी संचलन, रूपांतरण संचलन, यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। जबकि इन्हीं तीन के आधार पर तीन होते हैं सीमांत मार्जिन्स। रचनात्मक प्लेट सीमांत यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विनाशात्मक प्लेट सीमांत यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, संरक्षी प्लेट सीमांत यानी कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, तो इन तीनों के साथ साथ ये तीनों की क्रिया आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो ये तो था बेसिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, और आई होप कि आपको सबको ये वैसे भी पता होगा और मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। आप लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है
ठीक है, हमारा जो पॉइंट है वो ये नहीं है कि इनकी मूवमेंट्स को हम पढ़ें, हमारा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जो काम का है वो है अभिसारी संचलन, क्योंकि हमें सिर्फ पर्वत निर्माण पढ़ना है और पर्वत निर्माण के लिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को यूज लेने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अभिसारी प्लेट संचलन या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, सॉरी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक है, और अभिसारी संचलन, ये हमारा आज का मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम बात करते हैं अभिसारी संचलन की, और अभिसारी संचलन हमारे लिए पर्वत निर्माण में 3 प्रकार के अभिसारी संचलन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला हम ले लें कि ओशियनिक कोलिजन हो, ठीक है, ओशियनिक कोलिजन यानी ओशियनिक टक्कर हो, पहली बात। ठीक है, 2 ओशियनिक प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हूं, ठीक है, तो पहला तो ये संचलन हो सकता है हमारा, जो हम कन्वर्जेंट मूवमेंट जो पढ़ रहे हैं उसमें, क्लियर है। दूसरा हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हो, कॉन्टिनेंट कॉलिजन हो, 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के पास आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, महासागरीय प्लेट हो सकती है, महाद्वीप महासागरीय दोनों प्लेट हो सकती है। ठीक है, कोई भी प्लेट हो सकती है ऐसी, ठीक है, जो सिर्फ महाद्वीप हो, जिसके ऊपर सिर्फ महासागर हो या महाद्वीप महासागर दोनों हो। ठीक है, मगर अभी जो मेजर प्लेट्स जो देखने को मिलती हैं उनमें महाद्वीपीय प्लेट, पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट हमें नहीं दिखती है। महासागरीय प्लेट तो एक है पूर्णतः, वो है प्रशांत प्लेट। ठीक है, बाकी जो प्लेट है उन पे महाद्वीप महासागर दोनों है, कुछ भाग महासागरों का भी है और कुछ महाद्वीप भी है। ठीक है, तो ओशियनिक कॉलिजन, कॉन्टिनेंटल कॉलिजन, और एक हो सकता है ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कॉलिजन। तो ये 3 संभावनाएं हमें कन्वर्जेंट संचलन में बनती है कि 2 ओशियनिक प्लेट टकराएं, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएं, या फिर एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराए। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन से कैसे पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन की। ठीक है, हमारी एक कंडीशन जो है ओशियनिक कॉलिजन, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब ओशियनिक कॉलिजन होगा यानी 2 ओशियनिक प्लेट, ये हमारा डायग्राम देखिए, जब 2 ओशियनिक प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा, जो प्लेट, दोनों ओशियनिक प्लेट में से जो प्लेट भारी होगी, जिसका घनत्व अधिक होगा, वो प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी, उसका सबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, और ये भी ओशियनिक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है और ये भी ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, तो जब 2 ओशियनिक प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो मान लीजिए ये प्लेट जो है हमारी वो भारी है, ठीक है, और ये प्लेट जो है हमारी वो हल्की है। तो भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, ये देखिए इसका क्षेपण हो रहा है, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, और नीचे जाकर के जब ये पिघलेगी, कहाँ जाएगी, 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएगी, बेनियोफ जोन में। ठीक है, और बेनियोफ जोन में जाकर के जब ये पिघलेगी तो इससे क्या होगा, इससे वोल्केनो बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि जब नीचे पिघलेगी तो ये लावा बनेगा, मैग्मा बनेगा, और ये लावा के रूप में तोड़ते हुए भूपर्पट्टी को बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से आइलैंड आर्क वगैरह बनेंगे। और जो यहाँ पर सेडिमेंट्स जमा हो रखे हैं यहाँ पे, वो सेडिमेंट्स नाम मात्र के होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों क्या है, ओशियनिक प्लेट है। और ओशियनिक प्लेट हैं तो यहाँ पर आप सोच के देखिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नदियाँ वगैरह कुछ अवसाद ला के जमा करें, हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें वलित पर्वत तो ज़्यादातर दिखाई देते नहीं हैं। हमें जो पर्वत यहाँ दिखाई देते हैं वो कैसे पर्वत होते हैं, हमें यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन्स दिखाई देते हैं, क्योंकि मैग्मा जो है वो वोल्केनिक माउंटेन्स के रूप में ऊपर आता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अब इसके हम प्रोसीजर को समझते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए
ये प्लेट है हमारी ओशियनिक प्लेट। इस ओशियनिक प्लेट को अगर हम मान लें कि ये हमारी कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, ठीक है, इसको हम मान लें कि हमारी प्रशांत प्लेट है ये, ठीक है, और ये जो ओशियनिक प्लेट है हमारी, इसको हम मान लें कि ये हमारी फिलीपाइंस प्लेट है, ठीक है। तो फिलीपाइंस प्लेट जो है वो भी ओशियनिक प्लेट है और जो पैसिफिक प्लेट है वो भी ओशियनिक प्लेट है, ठीक है दोस्तों। और हम जब पैसिफिक प्लेट को देखें तो पैसिफिक प्लेट का घनत्व जो है वो ओशियनिक प्लेट, ये जो फिलीपाइंस प्लेट है इससे अधिक है। और इस कंडीशन का जब हम ओशियनिक कोलिजन देख रहे हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हमें दिखाई देता है जापान आइलैंड, ठीक है। जापान आइलैंड जो है वो एंड उसके माउंटेन्स जो हैं वो हमें इस एग्जांपल के, इस कंडीशन के, जब ओशियनिक कोलिजन हो रहा है इसके बेस्ट एग्जांपल मिलते हैं। कैसे हो रहा है ये देखिए आप। अब देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट नीचे छेपित होके लगभग कितना जाएगी, 100 किलोमीटर की गहराई पर जब नीचे जाएगी तो यहां पर वडाती बेनियोफ जोन है, ठीक है। क्या है, वडाती बेनियोफ जोन है। इस वडाती बेनियोफ जोन में जब ये जाएगी तो यहां पर क्या है, ये देखिए नीचे वाली परत क्या है, एस्थोनोस्फीयर, इससे ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्टिनेंट, ये क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है। ये क्रस्ट क्या है, ओशियनिक क्रस्ट, और ये भी ओशियनिक क्रस्ट है। तो जब ये एस्थेनोस्फीयर में जब जाएगी क्रस्ट तो यहां पर ये पिघलेगी और पिघल करके क्या आएगा, ऊपर लावा आएगा। और ये जब पिघल के जब नीचे छेपित होगी तो ये लगभग कितनी दूरी पर जाएगी, ये लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर जाएगी। किससे, ओशियनिक ट्रेंच से, ठीक है। तो इसका छेपण हो रहा है तो इस छेपण से देखिए ये ओशियनिक ट्रेंच बन रहा है। ये जो बन रहा है ये क्या है, ओशियनिक ट्रेंच बन रहा है। क्यों, क्योंकि भारी प्लेट हल्की प्लेट की जब नीचे जा रही है तो जो एक खड्डा जैसा बन रहा है, जो गर्त का निर्माण हो रहा है उसको बोलेंगे ट्रेंच। इसे महासागरीय गर्त या ओशियनिक ट्रेंच कहते हैं। इस ओशियनिक ट्रेंच से लगभग 200 किलोमीटर दूर जाकर के यहां पर वॉल्केनिक मूवमेंट होगी और वॉल्केनिक मूवमेंट की वजह से क्या बनेंगे, वॉल्केनिक आइलैंड बनेंगे, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड का निर्माण होगा और इन वॉल्केनिक आइलैंड्स को बोलते हैं आइलैंड आर्क, या इनको बोलते हैं फेस्टून्स, ठीक है। यानी इनको बोलते हैं द्वीपीय चाप या इनको बोलते हैं द्वीपीय चाप या द्वीपीय तोरण का निर्माण होता है, ठीक है। द्वीपीय चाप या द्वीपीय तोरण का निर्माण होता है, आइलैंड फेस्टून्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए आइलैंड आर्क कहां बन रहे हैं, ये जो जापान आइलैंड आर्क बन रहा है। अब द्वीपीय चाप तो क्या होता है, द्वीपीय चाप जब कोई भी द्वीप चाप जैसे धनुष का चाप होता है तो वो कैसा होता है, लूप की शेप में होता है, ठीक है। चापाकार रूप से जब होता है, चाप कैसे होता है, ऐसे होता है। तो जब कोई आइलैंड्स ऐसे चाप के आकार में जमा हो जाते हैं तो उसको तो बोलते हैं द्वीपीय चाप। और जब ये आइलैंड्स जो द्वीपीय चाप के रूप में व्यवस्थित हैं, ये किसी महाद्वीप के किनारे वाले भागों के पास होते हैं तो उसको बोलते हैं द्वीपीय तोरण, ठीक है। संरचना दोनों की एक जैसी है मगर द्वीपीय चाप महासागरों के मध्य भागों में भी पाए जा सकते हैं वॉल्केनिक मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। मगर द्वीपीय तोरण जो है इनको तब बोलेंगे जब ये किसी महाद्वीप के किनारे वाले भागों के पास हो, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे जो जापान आइलैंड बन रहे हैं, जो जापान आइलैंड आर्क है, वो द्वीपीय तोरण का भी उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसके तट से थोड़ा दूर जब हम चलेंगे, ठीक है, ये जो हम देखेंगे ये सारे क्या है, हमारे जापान आइलैंड हैं। इनसे जब हम थोड़ा दूर जाएंगे, ये कैसी हमारी ओशियनिक प्लेट है, इससे दूर जाएंगे तो ये क्या है, हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और कौन सी प्लेट है ये, यूरेशियन प्लेट,
कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट से और जापान का जो हमारा आइलैंड फेस्टून्स है, इसके बीच में एक छिछला सागर होगा, एक शैलो ओशियन होगा, जिसका नाम होगा बैक आर्क ओशियन। ठीक है, क्या होगा? इसको बोलेंगे बैक आर्क बेसिन। ठीक है, कहां पाया जाएगा ये? जैसे ये आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड आर्क है, इस आइलैंड आर्क के और इधर यूरेशियन प्लेट है, ये देखिए ये यूरेशियन प्लेट है, और इधर क्या है? आइलैंड आर्क है। तो इनके बीच में पाया जाएगा छिछला सागर, बैक आर्क बेसिन। इसे बोलते हैं हम जापान सी। ठीक है, ये क्या है? हमारा जापान सी है, जापान सागर है। ठीक है, आप मैप में दे सकते हैं, जापान सागर मिलेगा। तो जापान सागर किसके? यूरेशियन तट। ठीक है, और जापान द्वीप चाप जो है, द्वीप या तोरण जो है, उसके बीच में क्या मिलेगा? जापान सी बैक आर्क बेसिन मिलेगा। और यहां से जब देखिए आप कि जब ओशियनिक क्रस्ट जब नीचे जा रही है, पैसिफिक क्रस्ट जब नीचे छेपित हो रही है, तो अलग अलग गहराई पे इसमें अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं वो पिघल करके और वोल्केनो के रूप में बाहर आएंगी। जैसे अगर कम गहराई पे जाती हैं तो कम गहराई पर मिलता है बेसाल्ट। क्या मिलता है? बेसाल्ट मिलता है। और ज्यादा अधिक गहराई पर जाते हैं ये कि भाई और ज्यादा ये गहराई पर जा रहे हैं, तो गहराई पर जाने के बेसाल्ट के साथ साथ यहां पे मिलता है एंडेसाइट। ठीक है, एंडेसाइट मिलता है। तो बेसाल्ट और एंडेसाइट जो है वो आज भी जापान में हमें, जापानी जो द्वीप है उनकी भूपर्पटी पर हमें आज भी बेसाल्ट और एंडेसाइट जो है उसके निक्षेप मिलते हैं, परतें मिलती हैं। वो उदाहरण किसके हैं कि पैसिफिक क्रस्ट जो है वो नीचे जाकर के जब पिघली है, छेपित होकर के, तो इसके छेपन पे अलग अलग गहराई पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें जो हैं वो पिघल के ऊपर आई हैं। ठीक है, तो कम गहराई पर बेसाल्ट आई, अधिक गहराई पर जब जाती गई और गहराई पर जाती गई तो एंडेसाइट आ गई। ठीक है, और ये जो द्वीपीय चाप जो हमें दिखाई देते हैं यहां पर, ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक बार जापान की आपको ज्योग्राफी बताऊं कि जापान की ज्योग्राफी कैसी है। हम इसका जब एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि इसकी ज्योग्राफी कैसी है। देखिए, जापान में क्या है, ये जैसे प्रशांत प्लेट है। ठीक है, ये प्रशांत प्लेट है, और यहां पर ये पूरी क्या है? यूरेशियन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, और यहां पर आकर के एक फिलीपाइंस प्लेट आ रही है। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये फिलीपाइंस प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट है, और इन तीनों का एक साथ क्या बन रहा है? एक तीनों एक साथ पास पास हैं। ठीक है, अब उत्तरी भाग में जब हम जापान के जाएंगे, देखिए जापान में क्या है? 4 द्वीप हैं। 4 द्वीप कौन कौन से हैं? ये है क्यूशू। ठीक है, इसके बाद क्या है? यहां पर शिकोयू। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है ये कौन सा है? होन्शु, और उत्तर में है होक्काइडो। ठीक है, क्यूशू, शिकोयू, होन्शु और होक्काइडो। अब हम बात करें स्पेसिफिकली, हम बात करें जापान आइलैंड में, तो हम बात करेंगे होन्शु द्वीप की। ठीक है, तो होन्शु द्वीप की हम बात करेंगे तो उत्तर में तो पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है, सबडक्शन हो रही है। ठीक है, ये याद रखना है। तो नॉर्थ में अगर जाएंगे तो नॉर्थ में तो क्या है? नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का छेपन हो रहा है, जहां पे होक्काइडो आइलैंड है। और होन्शु आइलैंड की कंडीशन में क्या हो रहा है कि पैसिफिक जो प्लेट है, ये जो पैसिफिक प्लेट है, इसका फिलीपाइंस प्लेट के, ये पूरी क्या है? फिलीपाइंस प्लेट है। ठीक है, ये पूरी फिलीपाइंस प्लेट है। इस फिलीपाइंस प्लेट के नीचे क्या हो रहा है? छेपन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पैसिफिक प्लेट जो है वो फिलीपाइंस प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। ये देखिए, जैसे ये पैसिफिक प्लेट है, ये हमारी ओशियनिक प्लेट है, और ये फिलीपाइंस ओशियनिक प्लेट है, इसके नीचे छेपित हो रही है। तो इसके छेपन होने से यहां पर क्या हो रहा है?
आइलैंड आर्क जो बन रहा है इसके साथ साथ ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिलती है। और ये कितनी दूर मिलती है? यहां पर जो ट्रेंच बन रहा है, ये ट्रेंच कौन सा है, हमें इसका नाम दे जापान ट्रेंच है ये, ठीक है। तो जापान ट्रेंच जो है उसके साथ ही जब छेपित होती है तो 200 किलोमीटर लगभग आगे जाकर के यहाँ पर जो आइलैंड बन रहा है ये क्या है, होन्शु आइलैंड है। तो आज भी हम देखें तो होन्शु आइलैंड के पश्चिमी जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो जा रहा है होन्शु आइलैंड का, मान लीजिए ये होन्शु आइलैंड है, तो इसके पश्चिमी भाग पर यहाँ पर आज भी वोल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहां पर पैसिफिक प्लेट जो है वो फिलीपाइंस प्लेट के नीचे छेपित हो रही है, ठीक है। इससे फिर हम जब दक्षिण में आते हैं, जापान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इससे नीचे जब हम आते हैं तो यहां पर क्या आ रही है, फिर से हमारी यूरेशियन प्लेट ही है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट है, ये तो पूरी यूरेशियन प्लेट चल रही है। ये पूरी प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है। तो ये फिलीपाइंस प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। कहां पे? क्यूशू आइलैंड पे आकर के। जहां क्यूशू आइलैंड बन रहा है, शिकोयू आइलैंड बन रहा है, क्यूशू और शिकोयू आइलैंड जो बन रहे हैं, यहां पर फिलीपाइंस प्लेट जो है ये कैसी प्लेट है? ये है ओशियनिक प्लेट। और यूरेशियन प्लेट कैसी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन का है। और क्योंकि ओशियनिक प्लेट भारी होती है, घनत्व अधिक होता है, इसलिए ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे यानी फिलीपाइंस प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है, ठीक है, इस जगह पे आकर के। तो हम जब आइलैंड आर्क की बात करें तो यहां पर जापान की ज्योग्राफी ऐसी है कि यहां पर 3 टेक्टोनिक प्लेट जो है वो पास आ रही हैं। तो नॉर्थ में जापान का जहां पे होक्काइडो है, ठीक है, होक्काइडो जहां है वहां पर तो पैसिफिक प्लेट छेपित हो रही है यूरेशियन के नीचे। बीच में जहां होन्शु है, स्पेसिफिकली ये एग्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं ओशियनिक ओसिक कोलिजन का, वो होन्शु के संदर्भ में पढ़े, तो पैसिफिक प्लेट जो है वो फिलीपाइंस प्लेट के नीचे छेपित हो रही है और इसकी वजह से होन्शु आइलैंड बन रहा है। होन्शु आइलैंड पर वोल्केनिक एक्टिविटी दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक माउंटेन बन रहा है, उसका नाम है माउंट होन्शु। होन्शु पे जो माउंटेन है इसका नाम है माउंट होन्शु। और ये माउंट होन्शु जो है वैसे ही यहाँ पर कई 3000 मीटर से लेकर के और 4000 मीटर तक के माउंटेन्स जो है वो जापान में हमको दिखाई देते हैं, जिनमें हमारा जो माउंट होन्शु है, कौन सा है? माउंट होन्शु, जो होन्शु आइलैंड पर है वो लगभग 4000 मीटर ऊंचा है। कितना है? 4000 मीटर ऊंचा है। अब यहां पर आप बहुत ऊंचे वलित पर्वतों की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर अवसाद नहीं है, ठीक है। अवसाद होना जरूरी है, जितना गहरा अवसाद होगा उतना ही ज्यादा ऊंचा क्या बनेगा? वलित पर्वत बनेगा, ठीक है। मगर फिर भी देखा गया है कि ये माउंट होन्शु जो है, माउंट होन्शु ये कैसा है? यहां पे तो सिर्फ वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, तो ये वोल्केनिक माउंटेन होते हुए भी यहां पर वोल्केनिक माउंटेन होते हुए भी यहां पर संपीड़न के, ठीक है, वलित पर्वतों का निर्माण किससे होता है? संपीड़न बल से। माउंट होन्शु में संपीड़न के भी कुछ हमें प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ संपीड़न, ओवर थ्रस्टिंग के भी कह सकते हैं, ठीक है, संपीड़न, ओवर थ्रस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा वलन के और रूपांतरण के यहां पर साक्ष्य दिखाई देते हैं, ठीक है। होते को तो ये वोल्केनिक माउंटेन है, मगर फिर भी क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट और इधर भी ओशियनिक क्रस्ट, पैसिफिक और फिलीपाइंस प्लेट में टक्कर हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा यहां पर रूपांतरण और संपीड़न, ओवर थ्रस्टिंग जो है वो दिखाई देती है माउंट होन्शु में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है ओशियनिक कोलिजन का, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि पैसिफिक, फिलीपाइंस और यूरेशियन के ट्रायंगल पे कैसे जापान द्वीप बन रहा है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो बनी है, जापान का जो निर्माण हुआ है, वो जापान का निर्माण होने के पीछे जो है वो ज्योग्राफी ऐसी रही है कि जापान जब आइलैंड बना तो 2 ऐसे अलग अलग चाप का निर्माण हुआ।
ठीक है, दो ऐसे चाप का निर्माण हुआ। डायरेक्ट एक चाप नहीं बना, दो चाप बने, जिनमें से एक चाप जो है वो तो बना था परमो-ट्रायसिक, मतलब परमो-ट्रायसिक मतलब पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड में, पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड में एक चाप बना, और दूसरा जो चाप बना वो बना क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड में तो परमो-ट्रायसिक पीरियड में तो एक चाप बना, दूसरा बना क्रिटेशियस पीरियड में। और जब ये थ्रस्टिंग पास आते गई तो इस थ्रस्टिंग की वजह से ये सब मिलके एक चाप के रूप में व्यवस्थित हो गए। और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या बना, इसी प्रक्रिया के दौरान माउंट होन्शु बना। ठीक है, इसी वजह से यहां पर थोड़ा संपीड़न और वलन और साथ में रूपांतरण के भी प्रमाण मिलते हैं। हालांकि ये माउंटेन जो है वो वोल्केनिक है, ये देखिए वोल्केनिक माउंटेन है, बट क्योंकि ये दो माना गया कि दो आर्क बने, दो आर्क अलग अलग पीरियड में बने। ठीक है, तो दो आर्क अलग अलग पीरियड में बने, पहला परमो-ट्रायसिक में, दूसरा बना क्रिटेशियस में। और फिर कंटिन्यू जब और पास आती गई, पैसिफिक प्लेट जो है वो और पास आती गई, तो उसकी वजह से थोड़ा संपीड़न बल लगा और ये दोनों मिलके एक हो गए, और इसकी वजह से यहां पर थोड़ा वलन का प्रमाण मिलता है। और अब ये दोनों ऐसे एक पूरे आइलैंड के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ओशियनिक कोलिजन का। ठीक है, तो दोनों होंगी कम गहराई पर बेसाल्ट, अधिक गहराई पर एंडेसाइट। क्लियर है, दो आर्क बन गए। क्यों नीचे सबडक्शन हो रहा है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट क्या है, भारी है। और किस तरह से हमने देखा कि जापान सी बन रहा है, किस तरह से जापान ट्रेंच बन रहा है। ट्रेंच किस तरफ बनेगा, पैसिफिक प्लेट की तरफ, छेपित होती हुई प्लेट की तरफ। क्यों, क्योंकि ये प्लेट जो है हमारी फिलीपाइंस प्लेट, ये थोड़ी छेपन हो रही है, छेपन हो रहा है पैसिफिक प्लेट का, तो जहां छेपित होगी वहां पर ट्रेंच बनेगा, गर्त बनेगा। तो जापान ट्रेंच, जापान द्वीप जो है उनके पूर्वी दिशा में होगा, जबकि जापान द्वीपों की जो पश्चिमी दिशा में है, जापान आइलैंड आर्क के जो पश्चिम दिशा में है, वह क्या होगा, जापान सी होगा, एक छिछला सागर होगा, एक शैलो ओशन होगा। और इसके पश्चिम में जाएंगे तो क्या मिलेगी, यूरेशियन प्लेट है हमारी, जो कि महाद्वीपीय प्लेट है। और इस तरह से ओशियनिक कोलिजन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम अगला, हमारा दूसरा, कि कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो रहा है, यानी दोनों महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट जो है वो एक दूसरे के पास आ रही है। क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ अभिसारी गति पढ़नी है, तो हमारा अभिसारी गति का दूसरा एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल कोलिजन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिनेंटल कोलिजन का एग्जाम्पल भी देखेंगे और कैसे हुआ। ये आप डायग्राम देखिए। ठीक है, ये डायग्राम हम देखें तो मान लीजिए ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इसके बीच में क्या है, ओशन है। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो इनमें भी वैसे ही होगा जैसे ओशनिक प्लेट में था, कि जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट भारी होगी वो दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो हल्की है उसके नीचे छेपित हो जाएगी। और उसके छेपन से क्या होगा, यहां पर एक कंडीशन ये देखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, ओशियनिक में तो अवसाद आ ही नहीं सकते थे, मगर चूंकि यहां दोनों तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो ये श्योर है कि बीच में जो महासागर हो, उस महासागर में दोनों तरफ से नदियां अवसाद लेके आएंगी। ठीक है, क्या लाएंगी, अवसाद लाएंगी। देखिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहां से नदियां आ रही हैं। ठीक है, यहां से नदियां आ रही हैं, और इधर भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो इधर से भी नदियां आ रही हैं। तो अवसाद का जमाव जो है वो इन महाद्वीपों के मार्जिन्स पर होता रहेगा। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं होगा, मगर इन महाद्वीपों के जो महासागरीय भाग हैं उनमें क्या होगा, अवसाद का जमाव होता रहेगा। अब इसका जो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो लिया जाता है हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लेंगे सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति से हम इस कॉन्टिनेंटल कोलिजन को समझते हैं। देखिए ये हमारी जो प्लेट है ये कौन सी है,
इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, और इधर जो है वो कौन सी प्लेट है, यूरेशियन है। कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। अब देखिए इंडियन प्लेट जो है वो लगभग 3 करोड़ वर्ष के आसपास यूरेशियन प्लेट जो है उससे टकराई थी, ठीक है। इंडियन प्लेट जो है उसका यूरेशियन प्लेट की ओर, यूरेशियन प्लेट क्या थी, यूरेशियन प्लेट जो थी वो लॉरेंशिया, जब पेंजिया टूटा तो पेंजिया के विखंडन के बाद यूरेशियन प्लेट जो थी वो नॉर्थ में थी, ठीक है, उत्तरी दिशा में थी, उत्तर में थी। और जो हमारा इंडियन प्लेट जो थी वो इंडियन प्लेट किसके साथ जुड़ी हुई थी, अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई थी, और बाद में ये लगभग 7 करोड़ वर्ष के आसपास उत्तर की ओर गति करने लगती है, ड्रिफ्ट करती है, और ड्रिफ्ट करते हुए ये कहाँ आ जाती है, यूरेशियन प्लेट के पास। और बीच में जो ये था वो क्या था, हमारा टेथीस सागर था, ठीक है। अब इधर से यूरेशिया से अवसाद आ रहे हैं, इधर से इंडियन प्लेट से अवसाद आ रहे हैं, और यहां बीच में क्या है, सेडिमेंट्स हैं, ये डॉट में मैंने आपको दिखा रहा है, ये सेडिमेंट्स है, ठीक है। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इनमें संपीड़न बल लगेगा, ठीक है। तो अब हिमालय के केस में क्या है, यूरेशियन प्लेट जो है वो तो है स्टेबल, ठीक है, और इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, और यूरेशियन प्लेट यहां पर स्टेबल कंडीशन में है, और बीच में है टेथीस सागर। तो जब इसमें कंटिन्यू संपीड़न बल लगेगा, इसकी क्षैतिज गति के कारण संपीड़न बल लगेगा, तो इस संपीड़न बल की वजह से क्या होगा, देखिए ये क्या है हमारी, ये ओशियनिक प्लेट है, टेथीस की प्लेट। तो जब संपीड़न बल लगेगा तो जो महाद्वीप के किनारे वाले भागों में जो अवसाद है, इन अवसादों में उत्थान होने लगेगा, यानी अवसाद जो है उनमें क्या होगा, अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठने लगेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, इनमें क्या बन जाएगा, फोल्डिंग होगी, वलन बनेगा। जब ये संपीड़न बल और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और ज्यादा संपीड़न बल होगा, तो ये जो ओशनिक जो क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट भी टूटने लगेगी। जैसे जब इंडियन प्लेट जो है वो आगे बढ़ती है तो शुरुआत में देखिए क्या होता है कि शुरुआत में ये यहां पर फोल्डिंग होने लगती है और ये माउंटेन बनते हैं हमारे, ठीक है। तो इंडियन प्लेट की तरफ कौन से बन रहे हैं, ये माउंटेन, ठीक है। इस माउंटेन को क्या बोले, मान लीजिए ग्रेट हिमालय या हिमालयन रेंज है पूरी, तो ये तो हिमालय है। और क्योंकि थ्रस्टिंग ज्यादा किधर से हो रही है, इंडियन प्लेट की तरफ से, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट की तरफ से थ्रस्टिंग हो रही है, संपीड़न लग रहा है, तो इसकी वजह से इधर हिमालय बने, और ट्रांस हिमालय जो बने वो किधर बने, यूरेशियन साइड में बने, क्योंकि यहां पे भी अवसाद था, इस वजह से इधर ट्रांस हिमालय बने। और ये जो बीच का जो भाग है, बीच में जो है वो इस क्रस्ट का, किसका, ओशियनिक क्रस्ट जो है उसका क्या हो गया, टूट गई है, क्रश हो गई है। और इस ओशन क्रस्ट के टूट करके दोनों हिमालय की, जो हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में श्रेणी है उसको बोलते हैं, इसके बीच में ये एक जुड़ाव का काम करता है और इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सूचर। इंडो सांगपो सूचर, यानी इसको बोलते हैं सिंधु ब्रह्मपुत्र सूचर, ठीक है। तो अब इस सूचर का देखें एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे हम बात करें ये है, तो ये हमारा हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है, ग्रेट हिमालय है, और इधर ये तो हो गया हमारा, लीजिए ग्रेट हिमालय है, ठीक है, और इधर क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में क्या है, यहां पर एक सूचर है, एक जुड़ाव है, और एक किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है क्रस्ट का, किसकी क्रस्ट का, ओशियनिक क्रस्ट का। तो इधर हिमालय है, इधर ट्रांस हिमालय, तो यहां पर तो सेडिमेंट्री रॉक्स ज्यादा होंगी, क्यों, क्योंकि ये इनका निर्माण तो सेडिमेंटेशन की वजह से हुआ है, अवसाद में वलन से हुआ है, इधर भी अवसाद में वलन से हुआ है, सेडिमेंटेशन हुआ है, तो इधर तो सेडिमेंट, और ये बीच में जो होंगी वो क्रस्ट होगी, और क्रस्ट का निर्माण सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, क्रस्ट का निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों से, कठोर चट्टानों से। तो यहां बीच में ये जो जुड़ाव का काम कर रही है इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सूचर, और ये बीच में जो बन गया ये इंडो सांगपो सूचर बन जाएगा। क्लियर है।
अब देखिए, जब धीरे धीरे क्षैतिज गति हो रही है तो इस क्षैतिज गति की वजह से क्या होगा, इस क्षैतिज गति की वजह से ओशनिक क्रस्ट जो है पूरी टूट जाएगी और ये जो टेथीज सी है, ये टेथीज सी क्या होगा, बंद हो जाएगा, कंप्लीट बंद हो जाएगा जैसे जैसे संपीड़न आता जाएगा। हिमालय के केस में इंडियन प्लेट चल रही है और इसकी वजह से हिमालय, ट्रांस हिमालय, इन माउंटेन्स का, कुल्लुन माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर क्या है, तिब्बत प्लेटू है। क्या है, तिब्बत का पठार। और तिब्बत का जो प्लेटू है ये किसका एग्जाम्पल है, मीडियन मास, मध्य पिंड का एग्जाम्पल है। मध्य पिंड क्या होते हैं, मध्य पिंड होता है दो पर्वत श्रेणियों के बीच में ऐसा भाग जो वलन से अप्रभावित रहा है। ठीक है, तो वो एक पठार भी हो सकता है, एक मैदान भी हो सकता है, या एक छिछला सागरीय भाग भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसके बीच में, दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जल रह जाए। ठीक है, एक छिछला सागर रह जाए, जलपूर्ण गर्त रह जाए, तो वो भी हो सकता है। तो तिब्बत प्लेटू क्या है, मीडियन मास का एग्जाम्पल है। जैसे कि किसने बताया था हमें, जैसे कोबर की थ्योरी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मीडियन मास होता है। तो तिब्बत प्लेटू इधर है, इधर हिमालय, और इसमें इंडो सांगपो सूचर बन जाएगा। और साथ में देखिए, अब जैसे जैसे प्लेट और पास आएगी, तो जैसे ये इंडियन प्लेट है तो ये भारी है और ये यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होगी। मगर अगर ये प्लेट का छेपण इतना ज्यादा हो जाता है कि ये और गहराई में चली जाती है, तो यहां पर भी क्या मिलेंगे हमें, पर्वतों के साथ साथ महाद्वीपीय भागों में, कौन से भाग में, यूरेशियन साइड में हमको क्या दिखेंगे, वोल्केनो दिखाई देंगे। ठीक है, यूरेशियन साइड में वोल्केनो दिखेंगे, यानी हिमालयन रेंज में भी हमको वोल्केनो दिखाई दे सकते थे। मगर ऐसा माना जाता है कि इंडियन जो प्लेट है उसका यूरेशियन प्लेट के नीचे इतना ज्यादा छेपण नहीं हुआ है कि वो बेनियोफ जोन में चली जाए या हमारे एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाए, और इतनी गहराई पर नहीं पहुंचने की वजह से यहां पर हमें वोल्केनोज दिखाई नहीं देते हैं। मगर हमें यहाँ पर अर्थक्वेक मिलते हैं, भूकंप मिलते हैं। वो किसका परिणाम है, इस छेपण का परिणाम है। थोड़ा छेपण हो रहा है मगर हो रहा है, इसकी वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में, ये देखिए यूरेशियन प्लेट की क्रस्ट है और ये इंडियन प्लेट की क्रस्ट है, इसके बीच में यहाँ पर रगड़ होती है और इस रगड़ की वजह से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। क्लियर है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडियन और यूरेशियन प्लेट की, और इसमें मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया है, ये एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल कोलिजन का। दोनों प्लेट जो हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है, यानी जो भारी वाली जो महाद्वीपीय प्लेट है, वो हल्की वाली महाद्वीपीय प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित भी हो रही है। और इनकी संपीड़न गति के कारण जो नदियों द्वारा अवसाद लाया जा रहा है, वो अवसाद जो है वो यहाँ पर जमा, जो अवसाद है उसमें वलन हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है, और उससे हमारे फोल्डेड माउंटेन्स क्या बन रहे हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें भी जब छेपण हो रहा है, मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है और इसके नीचे ये इंडियन प्लेट आकर के अगर छेपित हो रही है, तो यहां पर भी ट्रेंच बनना चाहिए था। भाई जब छेपण होगा वहां ट्रेंच बनना चाहिए था, और बना था भी। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पर भी एक ट्रेंच बना था। ठीक है, और इसको नाम दिया गया था सिंधु गंगा खंड। ठीक है, इसको नाम दिया गया था इंडो गैंगेटिक ट्रेंच। ठीक है, इसको सिंधु गंगा खड्ड कहा गया था। और इस सिंधु गंगा खड्ड में, जो कि ओशन, हमारे जो इंडियन प्लेट है उसकी यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपण की वजह से बना था, उसमें धीरे धीरे हिमालय से लाए गए अवसाद जमा होते गए। मान लीजिए इस रीजन में ये बना था, तो इसमें क्या हुआ, हिमालय से लाए गए अवसाद जमा होते गए, और आज यही इंडो गैंगेटिक ट्रेंच जो है वो आज हमारा इंडो गैंगेटिक, नाम यही है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बदल गया है। ठीक है, सिंधु गंगा के जो हमारे मैदान है, आज हमारे भारत के जो उत्तर भारत के मैदान हैं, वो सिर्फ अवसादीकरण की वजह से ही बने हैं।
ठीक है। और इस अवसादीकरण की वजह से किसमें अवसादीकरण हुआ है, ये जो ट्रेंच में अवसादीकरण हुआ है, ये ट्रेंच भर चुका है। अब यहाँ पर कोई भी गर्त या खड्ड दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सिंधु गंगा जो खड्ड था उसमें हिमालय से लाए गए अवसाद ने आकर के इसको भर दिया है, कंप्लीटली फिल कर दिया है, ठीक है। तो ये आज इंगंगेटिक प्लेन के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरह से हिमालयन माउंटेन्स बने। इसी प्रकार के माउंटेन्स जो है हमें, इसी प्रकार के माउंटेन्स वो हमें दिखाई देते हैं एल्प्स माउंटेन्स, ठीक है। एल्प्स जो पर्वत हैं ये इसी प्रकार के पर्वत हैं, और इनका किससे निर्माण हुआ है, इनका हुआ है दक्षिण में तो है अफ्रीकन प्लेट और उत्तर में है वही यूरेशियन प्लेट। और अफ्रीकन प्लेट की यूरेशियन प्लेट की और जब गति हुई है तो अफ्रीकन प्लेट जो है, मान लीजिए ये जो इंडियन प्लेट है इसकी जगह हम मान लें यहाँ अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और अफ्रीकन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे जब छेपण हुआ है तो उसकी वजह से अल्प्स माउंटेन्स का निर्माण हुआ। ये भी हमारे नवीन वलित पर्वत हैं, ये भी अल्पाइन ओरोजनी बोलते हैं, उसका पार्ट है। हिमालय भी अल्पाइन ओरोजनी का पार्ट है, और ये टर्शरी माउंटेन्स हैं। डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एल्प्स माउंटेन्स दिखाई देते हैं यूरोप में, ठीक है। और इनका जो बीच का ये जो भाग है जो आज खाली है, ठीक है, ये जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग आज भी भूमध्य सागर है। और ये भूमध्य सागर किसका पार्ट है, ये भूमध्य सागर टेथिस सागर जो था इसी का अवशेष है। क्या माना जाता है इसको, भूमध्य सागर को टेथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है। और ये भी जिस तरह मैंने तिब्बत के पठार को एक आपको मीडियन बास बताया था, मध्य पिंड बताया था, वैसे ही टेथिस सागर भी एक मीडियन मास या मध्य पिंड का एग्जाम्पल है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मध्य पिंड एक पठार भी हो सकता है, एक मैदान भी हो सकता है, एक जलपूर्ण गर्त भी हो सकता है। यह वह भाग है, भूमध्य सागर वह भाग है जो वलन से अप्रभावित रहा है। और दोस्तों ये भूमध्य सागर जो है, जैसे जैसे अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये भूमध्य सागर जो बीच में है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे भूमध्य सागर छोटा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो भी वोल्केनोज मिलते हैं हमको, ठीक है, यहाँ पे हमें जो वोल्केनिक मिलते हैं, चाहे आप माउंट विसुअस देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मिलते हैं माउंटेन्स, ये वोल्केनोज जो मिलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, इस गति की वजह से ही इसकी परपटी में टूट फूट हो रही है। किसकी परपटी में, भूमध्य सागर की जो परपटी है, जो ओशनिक क्रस्ट है, इसमें टूट फूट हो रही है। इस वजह से एस्थेनोस्फीयर से जो लावा है वो ऊपर निकल करके यहाँ वोल्केनोज के रूप में मिलता है। यहाँ पर भूमध्य सागर में भी हमें वोल्केनो की एक पूरी पेटी मिलती है, ठीक है, वो इसी का यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट की एक दूसरे की ओर अभिसारी गति और टक्कर का परिणाम है, जिसका प्रभाव कहाँ दिख रहा है हमें, भूमध्य सागर की परपटी पर दिख रहा है। जिस तरह से टेथिस सागर यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में आकर के क्रश होकर के टूट गया और इंडो सांगपो सूचर बना, वैसे ही इन फ्यूचर ये होगा कि भूमध्य सागर जो है वो बिल्कुल सिकुड़ता जाएगा और इसकी क्रस्ट टूट करके और बीच में एक सूचर के रूप में एक जुड़ाव का काम करेगी, दो अवसादी भागों के बीच में जुड़ाव का काम करेगी, जैसे इंडो सांगपो सूचर है। और इस इंडो सांगपो सूचर में क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस जो ये इंडो सांगपो सूचर है, इसमें इस तरफ तो क्या बह रही है नदी, इंडस, कौन सी रिवर, इंडस या सिंधु जाती है, और इस तरफ सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो इंडो सांगपो सूचर में ब्रह्मपुत्र का क्या आता है, सांगपो, और इंडस, इंडो मतलब इंडस रिवर, तो सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडो सांगपो सूचर में ही बहती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दो पर्वतों के बीच में एक जुड़ाव का काम कर रहा है। वैसे ही कभी भूमध्य सागर की भूपर्पटी भी पूरी तरह टूट जाएगी और ये भी एक सूचर के रूप में काम करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ में क्या बन रहे हैं, एल्प्स माउंटेन्स बन रहे हैं अफ्रीका की गति की वजह से, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम्पल होगा हमारा कॉन्टिनेंटल कोलिजन का, ठीक है, महाद्वीपों के आपस में, महाद्वीपीय
प्लेट्स के आपस में टक्कर की वजह से ये बन रहे हैं। देखिए ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं। यूराल माउंटेन्स जब आप देखेंगे तो यूराल माउंटेन्स भी जो है वो जो लेट पैलियोजोइक एरा में हम जाएंगे, लेट पैलियोजोइक एरा में ही हम देखें तो लेट पैलियोजोइक एरा में ही 3 एरा है, ठीक है। कौन सा? पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। तो जो लेट पैलियोजोइक एरा में हम देखें तो इसी टाइम में हमारे जो यूराल माउंटेन्स बने थे वो भी कॉन्टिनेंटल कोलिजन का ही परिणाम थे जो बने थे। और वो किससे बने थे? इधर तो क्या थी? इधर तो थी यूरोपियन प्लेट, यहां तो क्या थी? यूरोपियन प्लेट थी, है ना। और इस तरफ जो थी ये बोला जाता है साइबेरियन प्लेट। कब थी ये? लेट पैलियोजोइक में, ठीक है। और यहां बीच में जब इनका टक्कर हुआ तो इनकी टक्कर की वजह से बीच में यूराल माउंटेन्स बने थे, ठीक है दोस्तों। तो ये यूरोपियन और साइबेरियन प्लेट की टक्कर से जो यूराल माउंटेन्स बने थे वो भी कॉन्टिनेंटल कोलिजन का ही एग्जाम्पल है। और ये भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं यूराल माउंटेन्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि आप चाहे तो ले ले एल्प्स का, आप ले ले हिमालय का, यूराल का, ये कॉन्टिनेंटल कोलिजन का ही परिणाम है। अब तीसरा हमारा एग्जाम्पल और आखिरी हमारा जो है प्रक्रिया वो हम देखते हैं। तो तीसरी हमारी आती है प्रक्रिया कि अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन हो तो माउंटेन्स कैसे बनेंगे। और ये ओशनिक कोलिजन कॉन्टिनेंट जो है इसका आपने पहले भी काफी एग्जाम्पल देख रखेंगे। देखिए क्या होगा, ये हमारी ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ये आपको पता है, कई बार हमारे पीछे भी लेक्चर्स में जिक्र हुआ है कि जो ओशनिक जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो कैसी होती है? भारी होती है। और जो कॉन्टिनेंटल होती है वो हल्की होती है। ओशनिक जब भारी होती है तो वो क्या होती है? नीचे होती है। कॉन्टिनेंटल हल्की होती है, ऊपर होती है। तो जब ओशनिक प्लेट जो है, पहली बात तो क्रस्ट जो है वो पतली होती है। तो ओशनिक प्लेट जो है वो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ टकराएगी तो इसका कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या हो जाएगा? क्षेपण हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा। सबडक्शन की वजह से यहां देखिए सबडक्शन होगा। सबडक्शन की वजह से जब ये बेनियोफ जोन में जाएगी, वड़ाती बेनियोफ जोन में, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। हाई टेम्परेचर की वजह से पिघलेगी, पिघल के मैग्मा जो है वो लावा के रूप में बाहर आएगा और बाहर आकर के एक तरफ तो क्या बनाएगा? वोल्केनो बनाएगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है यहाँ से कंटिन्यूस सेडिमेंट्स जो है वो नदियों द्वारा बहा करके कहाँ लाए जा रहे हैं? किनारे वाले भागों में लाए जा रहे हैं। तो जब यहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट पर अवसाद इकट्ठे होंगे तो इसकी वजह से जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगी, अभिसारी गति होगी। तो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट की देखिए ये कैसी गति हो रही है? दोनों के बीच अभिसारी गति होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अवसाद है उसमें संपीड़न बल लगेगा और इस संपीड़न बल के प्रभाव में क्या बनेंगे? फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवसाद में वलन उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स को। रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन्स को लेते हैं। ठीक है, तो रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का निर्माण क्यों हो रहा है? देखिए, रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर क्या है? अमेरिकन प्लेट है। चाहे इसको अमेरिकन प्लेट में हम देखें तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से तो क्या है? रॉकीज, और साउथ अमेरिका में क्या है? एंडीज। तो ये तो पूरी अमेरिकन प्लेट ले लें, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन को कंबाइंड मानते हैं, ये अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, और ये जो हमारी इधर से है वो कौन सी है? पैसिफिक प्लेट है। क्लियर है? अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। यहां पर देखिए कि अमेरिकन प्लेट जो है उसकी भी गति हुई है। ठीक है, जब पेंजिया का विखंडन हुआ, पेंजिया के विखंडन के बाद सारे महाद्वीप जो थे वो लॉरेंसिया और गोंडवाना में टूट गए। गोंडवाना में क्या क्या पार्ट था? गोंडवाना में जो अफ्रीका के साथ लगा हुआ था दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो जो
उत्तरी अमेरिका जो था वो तो लगा हुआ था, लॉरेंशिया का पार्ट था, और जो दक्षिण अमेरिका था वो गोंडवाना का पार्ट था। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के साथ लगा हुआ था, लॉरेंशिया लगा हुआ था, ये उत्तरी अमेरिका लॉरेंशिया के साथ लगा हुआ था। और इन दोनों की ड्रिफ्टिंग किस साइड हुई? पश्चिम की ओर इन्होंने गति की। ठीक है, यानी अमेरिकन प्लेट की गति किस हो रही है? पश्चिम की ओर, पैसिफिक प्लेट की तरफ। और पैसिफिक प्लेट जो है उसकी गति किस तरफ हो रही है? ये पैसिफिक है, और पैसिफिक प्लेट की गति हो रही है अमेरिकन प्लेट की ओर। इस पैसिफिक प्लेट की जब अमेरिकन प्लेट की तरफ गति हो रही है तो पैसिफिक प्लेट जो है वो अमेरिकन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। और छेपित होने की वजह से जहां छेपण होगा वहां क्या होगा? ट्रेंच होगा। यह ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इस ट्रेंच का एक एग्जाम्पल है पेरू-चिली खड्ड, पेरू-चिली ट्रेंच। ठीक है, पेरू-चिली ट्रेंच है। और ये पेरू-चिली ट्रेंच जो है दोस्तों वो लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 4000 किलोमीटर लंबा पेरू-चिली ट्रेंच है। ये लगभग 7000 किलोमीटर तक गहरा है। ठीक है, पेरू-चिली ट्रेंच। तो ये पूरा जो है इसके साथ साथ यहां पर पूरा क्या बन रहा है? ट्रेंच बन रहा है, ये ट्रेंच बन रहा है। ठीक है, और जब पैसिफिक प्लेट की अमेरिकन प्लेट की ओर गति हुई, अमेरिकन प्लेट की पैसिफिक प्लेट की ओर गति हुई, तो इसकी वजह से यहां पर माउंटेन्स का निर्माण हुआ। और ये माउंटेन्स कौन से हैं? फोल्डेड माउंटेन्स, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में और एंडीज साउथ अमेरिका में। और ये पूरे जो हैं ये मान लीजिए रॉकीज माउंटेन्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये बन रहे हैं एंडीज माउंटेन्स। ठीक है दोस्तों, और यहां पर एक खास बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत की अगर हम पूरी ओरोजनी की बात करें तो टेथिस सागर में जो संपीड़न हुआ वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई में ही संपीड़न हुआ था। ठीक है, मतलब हिमालय के पूरा क्षेत्र हम देख लें, हिमालय रीजन जो पर्वतीकरण हुआ वो लगभग 500 किलोमीटर की चौड़ाई में ही पर्वतीकरण हुआ। मगर यहां पर पर्वतीकरण लगभग 1500 किलोमीटर तक दिखाई देता है। ठीक है, लगभग 1500 किलोमीटर तक दिखाई देता है। जो यहां पर हम देखें कैलिफोर्निया जो है, यहां से जो रॉकीज है वो कैलिफोर्निया से लेके और कोलोराडो तक, यहां तक हमें लगभग 1500 किलोमीटर की चौड़ाई में ओरोजनी माउंटेन या पर्वतीय निर्माण कार्य हमें दिखाई देता है। 1500 किलोमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो अमेरिकन प्लेट है इसकी भी गति हो रही है और पैसिफिक प्लेट की भी गति हो रही है। हिमालय की कंडीशन में सिर्फ क्या हो रहा था? थ्रस्ट लग रहा था इंडियन प्लेट की तरफ से। ठीक है, तो संपीड़न बल जो है वो एक ही तरफ से लग रहा था, इसलिए क्षेपण जो था वो ज्यादा हुआ नहीं। और दूसरी जो यूरेशियन प्लेट की तरफ का जो अवसादीकरण था वो भी ज्यादा हुआ नहीं, इस वजह से अंदर तक, दूर तक, अंदर तक माउंटेन्स नहीं बने। मगर यहां पर पूरा जो माउंटेन्स और वोल्केनिक एक्टिविटी जो दिखाई देती है वो रॉकीज माउंटेन्स में हमें बहुत अधिक चौड़ाई में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो रहा है 1500 किलोमीटर तक की चौड़ाई में। तो अगर हम देखें कि ओशनिक कोलिजन, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर अमेरिकन प्लेट से लाए हुए अवसाद को कहां डाला जा रहा है? पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशियन भी चल रहा है और इधर से अमेरिकन प्लेट भी चल रही है। तो दोनों की गति की वजह से पैसिफिक प्लेट का क्षेपण हो रहा है, वोल्केनो भी बन रहे हैं और साथ साथ यहां पर रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यही ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है हमें, जो अमेरिका के जो पूर्वी भाग में, अमेरिका के पूर्वी भाग में जो अटलांटिक ओशियन का जो तट है, इस क्षेत्र में जो हमें एपलेशियन पर्वत दिखाई देते हैं, ये भी इसी का उदाहरण है। अपलेशियन जो पर्वत हैं वो भी ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो रॉकीज और एंडीज को भी इसी का उदाहरण मानेंगे और एपलेशियन पर्वत को भी हम इसी का उदाहरण मानेंगे, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज तो इसमें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो 3 प्रकार की गतियों और 3 प्रकार के प्लेट सीमांत के द्वारा आपस में गति की वजह से पर्वत निर्माण क्रिया को बताती है। तीनों मैंने बताया आपको कि 3 संचरण कौन कौन से हैं, अभिसारी प्लेट संचरण, अपसारी प्लेट संचरण और कौन सा, रूपांतरण संचलन। और 3 हमने बात करी सीमांत की, कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव या विनाशात्मक प्लेट सीमांत, और तीसरा संरक्षणात्मक यानी कंजर्वेटिव। ठीक है, इन तीनों के साथ साथ हमने पर्वत निर्माण क्रिया, तीनों के साथ साथ हमने क्या देखा कि पर्वत निर्माण क्रिया सिर्फ वलित पर्वतों का निर्माण अभिसारी प्लेट सीमा के साथ होता है। और अभिसारी प्लेट सीमा में भी फिर हमने 3 कंडीशन देखी कि अभिसारी प्लेट सीमा के साथ 3 कंडीशन कौन सी है, ओशन का कोलिजन हो जाए, ओशन कॉन्टिनेंट का कोलिजन हो जाए, या कॉन्टिनेंट का कोलिजन हो जाए। जो ओशन का जो कोलिजन था वो हमने जापान आइलैंड माउंट होन्शू को देख लिया कि कैसे जापान आइलैंड आर्क बना, कैसे जापान आइलैंड फेस्टून्स बना। ठीक है, तो जापान को क्या बोलेंगे, आइलैंड फेस्टून्स, क्योंकि वो महाद्वीपों के किनारों पे बना हुआ आर्क है। ठीक है, और उससे हमने माउंट होन्शू को देखा, फिलीपाइंस प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का क्षेपण हुआ, उससे किस प्रकार से पर्वतीकरण हुआ, कैसे बेसाल्ट और एंडेसाइट का निक्षेपण हुआ, कैसे पर्मो ट्रैसिक पीरियड में और जुरासिक वो क्रेटेसस पीरियड में दोनों में 2 आर्क बने, उन आर्क में आपस में टक्कर से थोड़ा हमें वलित पर्वतीकरण वहां पे दिखाई दिया। ठीक है, दूसरी हमने जो कंडीशन पढ़ी वो पढ़ी हमने कि कॉन्टिनेंटल कोलिजन से कैसे हमारे हिमालय पर्वत बने। इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जब ड्रिफ्टिंग हुई तो उस ड्रिफ्टिंग की वजह से कैसे वलन उत्पन्न हुए और हिमालय ट्रांस हिमालय बना, इंडो सांगपो सूचर बना, और साथ में हमने देखा इंडो गंगेटिक ट्रेंच, जिसमें इंडो गंगेटिक प्लेन बन चुके हैं आज की कंडीशन में। ठीक है, ये हमने देखा दूसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन हमारी आई ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन। एक्चुअली दूसरी कंडीशन में हमने एक और एग्जांपल क्या लिया था, इसके साथ साथ हमने दूसरी कंडीशन जब हमारी कॉन्टिनेंटल कोलिजन है उसमें हमने 2 एग्जांपल और लिए थे। एक तो हमने यूराल माउंटेन्स का लिया और दूसरा हमने लिया एल्प्स माउंटेन्स का, जो किसकी वजह से हो रहा था, अफ्रीकन प्लेट जो है उसका यूरेशियन प्लेट की तरफ ड्रिफ्टिंग की वजह से हो रहा था। अब बीच में भूमध्य सागर आज भी टेथीज के अवशेष के रूप में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, साथ में अब तीसरा हमने जो लिया वो लिया हमने कि हमारा ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन कैसे होता है। और ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन का एग्जांपल हमने लिया अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट की गति, जिसकी वजह से रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का निर्माण हुआ। और मैंने आपको बताया कि इसमें अमेरिकन प्लेट भी गति कर रही है, पैसिफिक प्लेट भी गति कर रही है, और इस वजह से 1500 किलोमीटर की चौड़ाई में हमको पर्वतीकरण दिखाई दे रहा है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका ही एक एग्जांपल है अपलेशियन माउंटेन्स, जो कि कब बने थे, ये भी बने थे लेट पैलियोजोइक में। तो ये तो थे दोस्तों तीनों तरीके से पर्वतों का निर्माण। अब देखिए इसमें आगे जो चीज आती है वो आती है कि ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम में ही ऐसे टक्कर होती रही होंगी और हमारे सारे माउंटेन्स बनते रहेंगे। ये एक चक्रिक रूप से चलता है। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा हुआ है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसका जो स्थल खंड है वो एक दूसरे के पास आया है और फिर टूट के एक दूसरे से अलग हुआ है, यानी अलग अलग सुपर कॉन्टिनेंट बने हैं और फिर वो सुपर कॉन्टिनेंट टूट के अलग हो गए हैं कॉन्टिनेंट्स के रूप में। फिर से वो पास आए हैं, फिर से कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट बनाए और फिर से टूट के अलग हो गए हैं। तो इस प्रकार से पूरे भूगर्भिक इतिहास में पृथ्वी के 4.6 अरब वर्ष पूर्व उत्पत्ति से लेके आज तक कई बार सुपर कॉन्टिनेंट्स बने हैं। ठीक है, और इन सुपर कॉन्टिनेंट जैसे पेनोशिया बना है, ठीक है, पेनोशिया फिर पेंजिया बना। तो ये कैसे बने हैं, धीरे धीरे अलग अलग काल में बने हैं और अलग अलग काल में इन सुपर कॉन्टिनेंट्स के बनने की वजह से कॉन्टिनेंट्स की टक्कर हुई है और अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। तो इस क्रम में हम 4 ओरोजनी जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका मैं आपको नाम बताता हूं कि 4 ओरोजनी हुई है। ओरोजनी मतलब माउंटेन फॉर्मेशन। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग जो हुई है वो 4 ओरोजनी हुई है। एक ओरोजनी आती है हमारी प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी। ये प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी का मतलब है कि कैम्ब्रियन जो पीरियड है उससे पहले के काल में जो भी माउंटेन्स बने उन्हें सबको प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी में शामिल किया जाता है। ठीक
ठीक है, मैंने आपको बताया था हीडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनरोजोइक, ये 4 इयोन है। तो जो फेनरोजोइक का पहला पीरियड है, ठीक है, वो क्या आता है, पहला पीरियड आता है कैम्ब्रियन। और कैम्ब्रियन पीरियड जो है उससे पहले हीडियन, आर्कियन और जो प्रोटोजोइक है, उन तीनों का जो टाइम है उसे बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। और ये क्या है, एक सुपर इयोन बोल सकते हैं इसको, सुपर इयोन है। प्री कैम्ब्रियन जो है वो सुपर इयोन है, ठीक है, क्योंकि 3 इयोन है, हीडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। तो जो इस काल में बना वो तो प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी। इसके बाद में जो आई वो है कैलेडोनियन, कैलेडोनियन ओरोजनी आई, ठीक है, कैलेडोनियन ओरोजनी। इस कैलेडोनियन ओरोजनी में कैलेडोनियन माउंटेन्स के ऊपर इसका नाम पड़ा है। इस माउंटेन्स के टाइम के आसपास जो भी माउंटेन्स बने वो कैलेडोनियन ओरोजनी में आएंगे। प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन। अगली जो ओरोजनी आई वो आई हर्सिनियन ओरोजनी, ठीक है, हर्सिनियन ओरोजनी। और जो चौथी ओरोजनी आई है वो है अल्पाइन ओरोजनी, जो कि टर्शियरी पीरियड में आई। तो ये ओरोजनी के बीच में, जैसे प्री कैम्ब्रियन से कैलेडोनियन, कैलेडोनियन से हर्सिनियन और हर्सिनियन से अल्पाइन के बीच में कुछ शांत काल रहा है, जहां पर किसी भी प्रकार की टक्कर जो है वो नहीं हुई है। जैसे ना तो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल टक्कर है, ना कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टक्कर है। तो उस टाइमिंग में क्या है, उस समय के दौरान शांत काल रहा है। यहां पर इस शांत काल में पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है, इनके बीच में एक शांत काल रहा है। और ये शांत काल फिक्स नहीं है, अलग अलग ड्यूरेशन का शांत काल रहा है। तो अब तक 4 ओरोजनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आज हम देखें तो पूरे भूगर्भिक इतिहास में हमको ये 4 ओरोजनी ही दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इन ओरोजनी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब हम अगले वीडियो में माउंटेन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, पर्वतों के प्रकार पढ़ेंगे, तो हम इन ओरोजनी को पढ़ेंगे कि प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी में कौन से पर्वत बने, कैलेडोनियन ओरोजनी में कौन से बने, हर्सिनियन में कौन से बने और अल्पाइन ओरोजनी में कौन से बने, ठीक है। तो वहां मैं आपको एक पूरी चक्रिक अवस्था भी बताऊंगा कि कैसे अलग अलग काल में माउंटेन्स बने और इनके एग्जाम्पल और इनकी विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। किस किस ने इसको कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया और इससे पर्वत निर्माण क्रिया को हमने समझ लिया है, ठीक है दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।